Hello everyone. My name is Jitendra Chaudhary and I welcome to all of you to Utilitarian IAS. दोस्तों एनवायरमेंट इकोलॉजी की जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है इसमें आज हम लोग 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा फोकस जिस पे होने वाला है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये हमारा 6th चैप्टर है और एनवायरनमेंट की सीरीज़ है। इसके अलावा हम लोगों ने पॉलिटी की सीरीज़ भी चला रखी है जो बहुत ही शानदार सीरीज़ है। आप उसको देख सकते हो, वैसे ही उसको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, आप उसको जाकर देख सकते हो। साइंस एंड टेक की भी हम लोगों ने सीरीज़ यहाँ पे चला रखी है जो कि बहुत शानदार वीडियो है जिसमें छोटे से टॉपिक से लेकर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाए गए हैं विद MCQs। तो आप जो इस सीरीज़ के अलावा जो है वो सीरीज़ भी देखनी चाहिए। और अगर आप इस सीरीज़ में नए जुड़े हैं तो आपसे हम लोग आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप पिछली सीरीज़ की पिछली वीडियोस को भी देखें, बिकॉज कई बार ना टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको कोई टॉपिक प्रॉपरली पूरी तरह से समझना है तो डेफिनेटली आपको उसको बैक लिंक्स भी समझने पड़ेंगे। तो ये तो बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड इस तरह का अप्रोच रहता है। तो हमें बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज ऐसे बनाना पड़ता है ताकि हम किसी टॉपिक को प्रॉपरली पूरी तरह से समझ सकें। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। देखो, सारे का सारा जो चीज़ें हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के जो है उसी के ऊपर फोकस रहेंगी क्योंकि हमारा यूनिट ही वही है। सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका मीनिंग क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, हमारा इसके लिए सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो ये सिग्निफिकेंस वाला पार्ट बेसिकली ये आपका मेंस ओरिएंटेड है, ये आपका मेंस ओरिएंटेड पार्ट है। कई बार एग्जाम में पूछ सकता है वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। व्हाट आर द इनिशियल इनिशिएटिव्स, what are the recent initiatives taken by government of India in the field of renewable energy and what is the overall significance of renewable energy sources in the context of India। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर मेंस। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, आपको टॉपिक का फैक्ट्स के अलावा आपको उसका कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए, राइट। उसके पीछे की फिलोसफी क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आने वाले समय में जो है उसमें किस तरह के मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, उसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से उसका क्या रेलेवेंस है, तो वो चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग सोलर एनर्जी, बिकॉज सोलर एनर्जी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इवन सोलर एनर्जी इज द मोस्ट कॉमन, अगर मैं ऐसे बात करूं तो दिस इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। सो फोटोवोल्टिक सेल के बारे में वी विल टॉक अबाउट एंड द ल्यूमिनिसेंट सोलर कंसंट्रेटर्स। ये दीज आर द टू टेक्निक्स और मेथड थ्रू विच वी यूज सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द पावर। ठीक है, तो ये दो हमारे पास टेक्निक्स हैं, इसके बारे में आई विल टॉक अबाउट इट। पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी का पोटेंशियल क्या है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। देखो, इंडिया के ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के मिडिल में से पास होता है, तो इंडिया में सनलाइट का कमी नहीं है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके बेसिस पे इंडिया में कितना पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का, और उस पोटेंशियल को आई वुड से एक्सप्लॉइट करने के लिए, उस पोटेंशियल को पूरी तरह से फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, तो आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट दोज इनिशिएटिव्स, राइट। उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये जो है 121 कंट्रीज़ का एक अलायंस है जो बेसिकली वही कंट्री हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पे लाई करती हैं जहाँ पे सनलाइट जो है वो ज़्यादा होती है। तो इन्होंने एक अपना अलायंस बनाया है ताकि वो सोलर एनर्जी को पूरी तरह से उसको यूज़ कर सकें पावर को जनरेट करने में। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। इंडिया इज़ अ लीडर इन दिस। विंड एंड हाइड्रो पावर एनर्जी, दीज आर अगेन टू टाइप्स ऑफ आई वुड से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनका मीनिंग क्या होता है, इनका पोटेंशियल क्या है और इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए, ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इनिशिएटिव वाला हमेशा से ही, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इसको पूछता है। प्रीलिम्स में तो आपको सीधा सीधा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछता है वो, कि कोई इनिशिएटिव का नाम वो आपको देगा, उसके बाद वो आपसे पूछता है कि इसके प्रोविजंस कौन कौन से हैं, राइट, या फिर उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके चेयरमैन कौन हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपसे वो पूछ लेता है। उसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या था, ठीक है, इस तरह की चीज़ें पूछ लेता है। मेंस में क्या है, अगर आपसे पूछता है कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं तो आपको उन इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ता है, उसका सिग्निफिकेंस वगैरह के बारे में बताना पड़ता है। तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के परस्पेक्टिव से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जियोथर्मल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। फ्यूल सेल जो हम लोग अपनी बैटरी वगैरह में यूज़ करते हैं, जो कार वगैरह में यूज़ करते हैं, जो आजकल इलेक्ट्रिक रिक्शा नहीं चल रही हैं क्या, इलेक्ट्रिक रिक्शा में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं, काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा अदरवाइज। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इसमें क्या यूज़ हो सकता है, फ्यूचर में इसका क्या रेलेवेंस हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, राइट।
फेम इंडिया स्कीम क्या है? फेम इंडिया स्कीम एक्चुअली यही है कि हम लोग फ्यूचर में जो है इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं जैसे रिक्शा, कारें, ठीक है, बाइक्स वगैरह, इसको प्रमोट करने के ऊपर बात चल रही है, ताकि फ्यूचर में जो है इंडिया में जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ करें, चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। एक तो इसमें क्या होगा, इंडिया में ओवरऑल पोल्यूशन कम हो सकता है, दूसरा वो चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, तीसरा जो इंडिया का आईएनडीसी है यानी कि पेरिस अग्रीमेंट के अंदर जो है इंडिया ने प्रोमिस किया था कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करेंगे, तो उसमें भी ये काफ़ी जो है हेल्पफुल हो सकता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बायोमास के। बायोमास के थ्रू हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। और सबसे बाद में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, सिग्निफिकेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम लोगों ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। कुछ तो इनिशिएटिव इसमें से ऊपर से ही ओवरलैप हो जाएंगे, कुछ नए नए इनिशिएटिव भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। री का मतलब होता है जब किसी चीज़ को आप रिसाइकिल कर सकते हो, उसको रीयूज कर सकते हो, यानी कि उसको बार बार रिपीट आप कर सकते हो। ठीक, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिसाइकिल, रीन्यू। ठीक है, न्यू मतलब आपको दोबारा से उसको नया करना है। जैसे आपने कोई चीज़ यूज़ की, वो चीज़ ख़त्म हो गई, आप जो है नई चीज़ परचेज करते हो। रीन्यू का मतलब ये है कोई चीज़ आप जब यूज़ कर लेते हो, उसको कंज्यूम कर लेते हो, दोबारा से उसको नए तरीके से यूज़ किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप बार बार रीन्यू कर सकते हो। नहीं, जैसे आपका मोबाइल है, इसको तो आप बार बार रीन्यू नहीं कर सकते। एक बार मैंने नया परचेज किया, फिर ये पुराना ही होता चला जाएगा, आप इसको एंड में जो है डिस्कार्ड कर दोगे। इसको आप रीन्यू नहीं कर सकते क्योंकि इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें नेचर के अंदर ऐसी हैं जिसको आप पावर जनरेशन के लिए बार बार जो है यूज़ कर सकते हो। यही मतलब होता है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। दिस इज द मीनिंग ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी रीन्यूड और विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, right? So renewable energy is energy that is generated from the natural sources that are continuously replenished, मतलब उसको बार बार आप नए तरीके से, फ्रेश तरीके से यूज कर सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यू एंड एबल मतलब ऐसे सोर्सेज जो बार बार रीन्यू होने के लिए में कैपेबल होते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसका हम लोग यूज़ कैसे कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका हम लोग यूज़ करते हैं, हीटिंग और कूलिंग पर्पज़ के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, कई बार जैसे होटल्स वगैरह में अगर आप जाते होंगे विंटर के टाइम पे, तो उन्होंने अपने होटल के ऊपर छत के ऊपर जो है वो सोलर पैनल्स लगा के रखते हैं, क्या, ताकि जो रूम्स के अंदर जो सप्लाई होता है वाटर, वो उसको हीट अप किया जा सकता है। रूम हीटिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों के समय में जो इसको कूलिंग के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं, है ना। कार चला सकते हैं इसका यूज़ करके हम लोग, बैटरी वगैरह का यूज़ करके, वो सब उसमें तो हम लोग डेफिनेटली यूज़ कर ही सकते हैं। ठीक है, स्टीम इंजन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, जो रिमोट विलेज होते हैं, जो किसी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो उतने रिमोट एरिया में आप जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचाओगे? तो डेफिनेटली उसके लिए तो आपको पावर लाइंस बिछानी पड़ती हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन आप किसी उस रिमोट एरिया में, उस रिमोट विलेज में जो है आप एक सोलर पावर प्लांट भी लगा सकते हो, जिसका जो है दूसरे वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के साथ कनेक्शन हो या ना हो, डजेंट मैटर। वो जो सोलर पावर प्लांट है, जो विंड वो जो फार्म है, वो उस पर्टिकुलर रिमोट एरिया को पावर सप्लाई कर सकता है। जैसे कोई जंगल में कोई बहुत दूर कोई गांव है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, उनको पावर की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसमें डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पर हज़ारों किलोमीटर लंबी जो है तार बिछा के वहाँ पे बिजली पहुँचाओगे। दैट वुड बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे सोलर प्लांट लगा सकते हो, विंड फार्म लगा सकते हो, या वहाँ पे कोई लोकल वाटर जो रिसोर्सेज है, कोई लोकल वहाँ पे रिवर हुआ, कोई स्ट्रीम हुआ, उसका यूज़ आप इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ द रेलेवेंस ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। इट कैन बी यूज्ड टू जनरेट और टू, आई वुड से, टू टेक द पावर टू द रिमोट एरियाज। तो इसका हम लोग क्या कहते हैं जनरली, रिमोट एरिया पावर सप्लाई। अब इससे कुछ एग्जांपल हैं, हम कहाँ कहाँ से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ले सकते हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है,
अब ये किस किस चीज़ से बनी होती है, वही है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी सन से जो है एनर्जी जो है उसको लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं। हाइडल एनर्जी में हम लोग वाटर से लेते हैं, ठीक है। हाइड्रो पावर्स जो होते हैं, हाइड्रो पावर जनरेटर्स जो होते हैं हमारे पास, हाइड्रो, ठीक है। क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है ना, H2O। तो कहीं पे भी अगर आपको ये वर्ड सुनाई दे हाइड्रा, हाइड्रो, तो मतलब वो वाटर से रिलेटेड होगा, ठीक है। या एक्वा वर्ड सुनाई दे, एक्वा, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वाटर, राइट। तो हाइड्रो। बायोमास, बायोमास वर्ड में ही है बायो, बायो मतलब लिविंग कंपोनेंट, राइट। लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, हमारे लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो मास होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम लोग जो है यूज कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट पावर, ठीक है। जैसे लकड़ी हो गई, है ना, वेस्ट मटेरियल हो गया, शुगर केन का जो रेजिड्यूज होते हैं, जो आपकी क्रॉप्स होती है उनके जो रेजिड्यूज होते हैं, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जियो थर्मल एनर्जी, जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो हमारी अर्थ के अंदर में जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होती है, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे वोल्केनिक इरप्शंस होता है, या हमारे जो नेचुरल गीजर्स होते हैं, वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, झरने वगैरह होते हैं गर्म पानी के, उसमें उसको भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज जियो थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी का भी यूज हम लोग कर सकते हैं, जैसे वेव्स का यूज कर सकते हैं, टाइड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। को जनरेशन, को जनरेशन में हम लोग जो है एक ही सोर्स से कई तरह से उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें मतलब है को जनरेशन, को मतलब कोई एक पर्टिकुलर सोर्स होता है हमारे पास, उसको हम एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसी को हम लोग जो है दूसरे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज इस तरह से होता है। थोड़ा डिटेल में आगे जाऊंगा स्लाइड में मैं, ठीक है। अभी तो जबरदस्त अब एग्जांपल देख लो। फ्यूल सेल तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब लोग बैटरी वगैरह में यूज करते हो फ्यूल सेल को। सो दिस इज अ वेरी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। पोल्यूशन वगैरह नहीं होता, धुआं वगैरह नहीं निकलता इससे। आप जैसा देखते ही हो, इलेक्ट्रिकल रिक्शा होती हैं, या फिर हमारे इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ वगैरह होती हैं। टेस्ला का आपने नाम सुना होगा, टेस्ला, है ना। इलोन मस्क, इलोन मस्क और टेस्ला, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। रिसेंटली ही इलोन मस्क बिकेम द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, है ना, रिचेस्ट पर्सन, एंड ही बाईपास्ड जेफ बेजोस, है ना, CEO ऑफ अमेजोन। तो ये टेस्ला इनकी गाड़ी का, इसका नाम है, कंपनी का नाम है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही बनाती है, ठीक है। तो फ्यूचर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो जियोथर्मल एनर्जी का देखो, हम लोग जैसे हॉट वाटर होता है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, है ना, इसको स्ट्रीम में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा आगे मैं डिटेल में कराऊंगा। तो जो हॉट वाटर्स होते हैं नीचे, इसको हम लोग स्टीम बना के यूज़ कर सकते हैं। टर्बाइन, पहले हम लोग स्टीम बनाते हैं, स्टीम से टर्बाइन चलता है, टर्बाइन से जनरेटर के अंदर हम लोग उसको घुमा सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाद में इसको घरों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओशन थर्मल एनर्जी को हम लोग जैसे टाइड्स और वेव्स का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा को जनरेशन है, को जनरेशन, जिसमें एक ही जो हमारे पास हॉट सोर्स होता है उसको अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। घरों में उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कूलिंग और हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं को जनरेशन, दिस इज कॉल्ड को जनरेशन। अब ये इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया में जो है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, इंडिया में जो है हम लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, अपनी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स पे हम लोग डिपेंड करते हैं मोस्टली। जो इंडिया में जो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस आता है, वो आता है कहाँ से, मिडल ईस्ट कंट्री से, है ना। आपका ईरान, इराक, UAE, सऊदी अरेबिया, यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने यहाँ पे रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग इंपोर्ट के ऊपर कम डिपेंडेंट रहेंगे। और जब इंपोर्ट के ऊपर कम डिपेंडेंट रहेंगे, तो इंडिया का काफ़ी सारा पैसा हम लोग बचा सकते हैं, अभी जो हम लोग इंपोर्ट पे खर्च करते हैं। तो पहली बात तो इंडिया का जो एक्सचेकर है, इंडिया का जो बैंक है, मतलब इंडिया में जो पैसा है वो डेफिनेटली इंडिया में ही रहेगा, राइट। ऊपर से जो प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री में कोई वॉर हो गया, या उन्होंने जानबूझ के पावर सप्लाई को जो है कम या ज़्यादा कर दिया, तो उसकी वजह से जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, तो वो प्राइस वाला फ्लक्चुएशन भी हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए तो बहुत क्रूशियल है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना,
ठीक है, मनी के पर्सपेक्टिव से भी, सोशल पर्सपेक्टिव से भी, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी। तो इंडिया अगर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करता है तो उस बचे हुए पैसे को इंडिया जो है कहीं दूसरे बेटर काम में लगा सकता है। हॉस्पिटल्स वगैरह बना सकते हैं, रोड्स वगैरह बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। दूसरा क्या है, रिड्यूस करता है पोल्यूशन को। ठीक है, अभी वर्ल्ड में जो टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, जिसमें से जो है 14 सिटीज़ आर सिचुएटेड इन इंडिया। तो जैसे आपका दिल्ली हो गया, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, कानपुर, इलाहाबाद, दे आर वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, राइट। तो पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है। अब ये पोल्यूशन हमारी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करने लगेंगे अपनी डेली यूज़ में तो पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो हेल्थ बेनिफिट हम लोगों को मिलेंगे। हेल्थ बेनिफिट मत मिलने का मतलब ये है कि अभी लोग जो है जो पहले हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा पैसा खर्च करते थे हॉस्पिटल्स वगैरह में, दवाइयों वगैरह पे, उसको अभी दूसरे काम में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उनको उनके पास जो है डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो सकती है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऊपर से अगर हम रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे तो इंडिया ने जो पेरिस अग्रीमेंट में जो इंडिया ने अपना टारगेट बताया हुआ है कि हम लोग इतना ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, तो वो टारगेट को भी हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, देखिए इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जब जो रिमोट एरिया में कोई गांव बसे होते हैं उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के साथ कनेक्ट करना इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और वहाँ पे अगर वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ की टेरेन अगर बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत सपोज कोई माउंटेनियस एरिया है, बहुत दूर है, वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्ट करना बहुत ईजी नहीं है ना। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। लेकिन अगर हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इजीली बिजली पहुँचाई जा सकती है, क्योंकि हम लोकल एरिया में ही बिजली को जनरेट कर रहे हैं। अभी हज़ारों किलोमीटर से आपको इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विंड पावर का यूज़ करते हो, सोलर पावर का यूज़ करते हो, जियोथर्मल पावर का यूज़ करते हो, तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपका मेंस के परस्पेक्टिव से है, बट आई ऑल्सो टोल्ड यू सम पॉइंट्स। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, तो मेरे ख्याल से आप अभी इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इंडिया को रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है। जो दूसरे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे आपका विंड है, जियोथर्मल है, टाइड्स है, वेव्स है, अगर उनके कंपैरिजन में मैं देखूं कि सोलर एनर्जी का पोटेंशियल कितना है, तो ये सबसे ज़्यादा है। और सोलर एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सन की जो रेडिएंट लाइट होती है उसको जो है हम लोग हीट जनरेशन में यूज़ करते हैं। जो सन से सनलाइट आ रही होती है उसको हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस पावर, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल्स, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देखते हो। ठीक है, फोटोवोल्टेइक सेल होता है ये एक हमारे पास एक इस तरह से ट्रांसपेरेंट एक शीट होती है, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर्स को जो है उसके ऊपर हम लोग सेटअप करते हैं सेमीकंडक्टर्स को। और ये मोस्टली सेमीकंडक्टर जो है ये आपका सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन्स के। अब सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है ऊपर से, तो ये सेमीकंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जो है स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने के बाद उसको जब हमें ज़रूरत होती है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर योर फोटोवोल्टाइक सेल। आजकल बहुत यूज़ करते हैं लोग फोटोवोल्टाइक सेल का। आपके भी हो सकता है घर में किसी के फोटोवोल्टाइक सेल लगा हो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो शीट्स होती हैं, सेमीकंडक्टर होता है, उसके ऊपर सनलाइट उसके ऊपर आती है तो वो उसको कलेक्ट करती है, उसको स्टोर करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, सोलर आर्किटेक्चर वगैरह वो सब हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। दिस कलेक्टेड सोलर लाइट इज देन यूज्ड टू प्रोवाइड लाइट, हीट, डिफरेंट सो एंड अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिंपल है। तो ये आप जो यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा फोटोवोल्टाइक, ये पैनल है, ये हमारा फोटोवोल्टाइक पैनल है। ठीक है, जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। और ये कौन सा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, डीसी। एसी प्रोड्यूस नहीं करता है। हम लोग जब अपने घरों में यूज़ करते हैं ये एसी होता है, ऑल्टरनेटिव करंट।
और ये प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट करंट जिसे बोलते हैं डीसी। जी, जैसे आपकी जो पावर बैंक होते हैं जिसमें मोबाइल वगैरह रिचार्ज चार्ज करते हो पावर बैंक, तो उसके अंदर भी डीसी होता है। जो आपकी गाड़ियों वगैरह के अंदर जो बैटरी होती हैं वो बैटरी भी डीसी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये डीसी प्रोड्यूस करता है फोटोवोल्टाइक सेल, और इसको हम क्योंकि इजीली स्टोर कर सकते हैं। सिलिकॉन के बने होते हैं, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। क्योंकि होता क्या है, ये जो सेमीकंडक्टर होता है जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है तो सेमीकंडक्टर इज सो सेंसिटिव, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर फ्लो करने लगते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो सेमीकंडक्टर होता है, जो सिलिकॉन की जो शीट होती है इस तरह से कि ये पैनल होता है छोटा सा, सनलाइट जिसके ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और वो ट्रेवल करने लगते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। ठीक है, तो सनलाइट एनर्जाइजेस द कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर टू फ्लो क्रिएटिंग अ इलेक्ट्रिक करंट। वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, अब लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी हो रही है जिसको बोलते हैं ल्यूमिनेसेंट सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स। अभी इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, मे बी फ्यूचर में हम इसको यूज़ करने लगेंगे। इसका बेनिफिट क्या है, ये जो आपका नॉर्मल फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी चीप है, काफ़ी चीप है उसके कंपैरिजन में। इट इज़ वेरी चीप एंड इट इज़ मच मच ईजियर टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है। और इसमें होता क्या है, ये ट्रांसपेरेंट जो है, ये इस तरह से एक शीट होती है हमारे पास, कोई ग्लास की शीट समझ लो, कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक समझ लो। हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर पेंट करते हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल पेंट नहीं होता है। ठीक है, ये कोई नॉर्मल पेंट नहीं होता। इस नॉर्मल पेंट के अंदर जो है बहुत छोटे छोटे जो है जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिसे आप जो है क्वांटम डॉट्स भी बोल सकते हो, क्वांटम डॉट्स। ठीक है, फ्लोरोसेंट डाई होती है, क्वांटम डॉट्स जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर हम लोग पेंट करते हैं। पेंट, वो जो पेंट होता है वो सनलाइट को जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट के अंदर क्या होता है, काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, एक्स गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। तो ये जो पेंट होता है, जब इसके ऊपर हम लोग पेंट करते हैं, कुछ रेडिएशंस को, जो शॉर्ट वेव्स आती हैं सन से, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ, हालांकि थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा बट स्टिल, जैसे ये कोई हमारा ग्लास है, ठीक है, तो इस ग्लास पे हम लोग क्या करते हैं, इस ग्लास पे हम लोग जो है वो पेंट यहाँ पे लगा देते हैं, पेंट फ्लोरोसेंट पेंट जिसके अंदर क्वांटम डॉट्स होती है। अब इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो इसको ऑब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने के बाद इसको जो है से रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद आपकी ग्लास की जो पेन होता है, ग्लास पेन में वो इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अब इसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जो हमने लोगों ने पीछे किया है फोटोवोल्टाइक सेल, उसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन है ये एक्चुअली। लेकिन ये काफ़ी इजी है क्योंकि आपको पैनल्स नहीं लगानी है, आपको सिंपली पेंट करना है किसी भी सरफेस के ऊपर जो जनरली ट्रांसपेरेंट होता है। तो कुछ लाइट को तो ये एब्जॉर्व करता है यहीं पे और कुछ लाइट को ये पास कर देता है। जैसे आपने सपोज, तो क्या ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है? नहीं, ये सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है जिसके ऊपर हम लोग पेंट करते हैं। तो कुछ को तो ये एब्जॉर्व कर लेगा सनलाइट को, कुछ को वो है पास करेगा। जैसे किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर हम लोगों ने ये लगा दिया, एक ग्लास लगा दिया, उसके ऊपर पेंट कर दिया, तो कुछ सनलाइट को तो ये अंदर बिल्डिंग के अंदर जाने देगा, अलाउ करेगा, लेकिन कुछ को ये अपने अंदर ही जो है उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो कुछ हीट तो जो है आपकी बिल्डिंग के अंदर ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, और कुछ को जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग वगैरह को गर्म करने के लिए, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मेजर टॉपिक नहीं है क्योंकि फिर तो ये आपका साइंस एंड टेक का पार्ट हो जाएगा। एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये जो ल्यूमिनेसेंट सोलर कंसंट्रेटर्स होते हैं, ये एक सिंपल ट्रांसपेरेंट शीट होती है जो किसी ग्लास की भी हो सकती है, जो प्लास्टिक की भी हो सकती है। इसके ऊपर जो है हम लोग पेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्वांटम डॉट्स बोल सकते हैं, फ्लोरोसेंट डाई भी बोल सकते हैं। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, इसको इंस्टॉल करना इजी है, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत इनिशियल स्टेज में है। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में इसको हम लोग ज़्यादा तरीके से यूज़ कर सकें, बेटर तरीके से यूज़ कर सकें। ठीक है, सोलर एनर्जी का इंडिया में पोटेंशियल क्या है, यानी कि सोलर एनर्जी को इंडिया में हम लोग जो है क्या उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कम यूज़ करते हैं? देखिए, इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ठीक है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिडिल में से पास होता है। तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक के बीच में पड़ता है, जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट होता है। मैक्सिमम सनलाइट होता है, जो मैक्सिमम सनलाइट होगा तो डेफिनेटली हम सोलर एनर्जी को ज़्यादा ले सकते हैं। तो इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी को जो है काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो 35 मेगावाट पर किलोमीटर स्क्वायर हम लोग जो है सोलर वोल्टेइक सेल का यूज़ करके सनलाइट को इतना हम लोग ले सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी हाई। अगर हम दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया में जो है 35 मेगावाट पर स्क्वायर किलोमीटर का पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का बाय यूजिंग सनलाइट। सोलर एनर्जी इज ऑफ अबाउट 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स पर ईयर। इतना एनर्जी जो है इंडिया में हर साल जो है सनरेज के थ्रू पहुंचता है, सनरेज के थ्रू पहुंचता है। अब सपोज करो इसका 1% ऑफ 1% भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें तो भी इंडिया में जो है हम लोग पावर को अपनी डिमांड से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो इंडिया में सोलर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर हम डिसेंट तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर हम इसको मास स्केल पे अगर यूज़ करें तो इंडिया में जो कोल थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कुछ डेकेड्स में ही जो है वो उनको हम लोग डिसमेंटल कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी का। एंड इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लाइक आई वुड से दिस इज़ वर्ल्ड लीडर। इंडिया जो है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में वर्ल्ड लीडर है आज के समय में प्रोड्यूस करने में, क्योंकि पोटेंशियल ज़्यादा है तो यूज़ कर रहे हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये सोलर पैनल्स होते हैं इनकी जो कीमतें हैं वो बहुत कम हो गई हैं, काफ़ी सस्ते हो गए हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। और एक बार थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट आता है उसको इंस्टॉल करने में, उसके बाद किसी तरह का कोई कॉस्ट नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो और गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी देता है। तो आपको इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, चीप है, इंस्टॉल करने में इजी है और मेंटेनेंस तो इसका होता ही नहीं है और आपका बिजली का बिल भी बचेगा। ठीक है। कुछ स्टेट जो है जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, जैसे आपका राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात, पार्ट्स ऑफ लद्दाख रीजन, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एटसेट्रा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इसका पोटेंशियल है। ठीक है। अब सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिए हुए हैं। जैसे एक सोलर लोन प्रोग्राम है जो है 2003 में चलाया गया था, सोलर लोन प्लान। अब इसमें क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसने चलाया था। वो किसके साथ? इंडिया में कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के साथ मिलके 2003 में इस प्रोग्राम को चलाया था। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम प्लस कैनरा बैंक प्लस सिंडिकेट बैंक। और ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसको जो है एनर्जी ग्लोब वर्ल्ड अवार्ड के साथ भी इसको दिया गया। इसमें होता क्या है, जो कुछ कंपनीज वगैरह होती हैं जो ग्रीन बिल्डिंग्स का यूज़ करती हैं या फिर ग्रीन प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, उनको थोड़ा सस्ते दाम पे लोन दिया जाता है, सस्ती इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकें। दूसरा इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? 2010 में लॉन्च किया गया था बाय देन प्राइम मिनिस्टर, जो कौन थे? मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे, राइट। तो उसके अंदर जो टारगेट रखा गया था इसका नेशनल सोलर मिशन का, वो रखा गया था 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बाय 2022। 20,000 मेगावाट, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन बाद में जब नई सरकार आई 2014 में, बीजेपी की सरकार आई, मिस्टर मोदी की सरकार आई, तो इन्होंने उस टारगेट को 20,000 से इंक्रीज करके 1 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कर दिया बाय 2022। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, वी आर वेरी क्लोज टू अचीव दिस टारगेट एंड एस्टिमेट्स आर ऑल्सो सेइंग दैट वी कैन इवन क्रॉस दिस टारगेट। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। एक साल की बात है, 2021 तो हो ही गया, 2022 में देखते हैं, इसकी एनालिसिस करेंगे हम लोग। थर्ड जो हमारे पास प्लान है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। ये इंस्टीट्यूट जो है वो 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। पहले इसका नाम जो है कुछ और था, पहले इसका नाम था सोलर एनर्जी सेंटर, सोलर एनर्जी सेंटर। बाद में 2013 में इसका नाम हम लोगों ने चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी रख दिया गया। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस का मतलब होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है, ये काफ़ी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है,
इसको लिया गया। अब ये जो है क्या करता है, ये सोलर एनर्जी के केस में इंडिया में कितना पोटेंशियल है, इंडिया में उसकी कुछ गाइडलाइंस तैयार करनी होती हैं, कोई पॉलिसी बनानी होती है, ठीक, कोई रिसर्च करना होता है, तो ये इंस्टीट्यूट करता है। ठीक है, चलिए एक और प्रोग्राम है रीन्यूएबल परचेज ओब्लिगेशन। रीन्यूएबल परचेज ओब्लिगेशन, देखिए ओब्लिगेशन इस वर्ड को आप ध्यान दो। इसमें होता क्या है, जो किसी स्टेट के अंदर जो कुछ कंपनीज होती हैं, जो इंडस्ट्री होती हैं, वो काम करती होती हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने हर स्टेट वाइज वहाँ पे जो कंपनीज काम करती हैं उनको एक कोटा दिया गया है कि ये कंपनी जो है जैसे किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है कुछ पावर की, तो गवर्नमेंट ने ओब्लिगेशन लगा दिया है कि उस पावर का कुछ परसेंटेज जो है वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से यूज करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ रीन्यूएबल परचेज ओब्लिगेशन। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जो है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस देती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस देती है कंपनीज को, ताकि वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करे। जैसे कहीं पे कोई टाटा ने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, रिलायंस ने, अडानी ने, इन्होंने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, उस फैक्ट्री के अंदर कुछ पावर तो यूज होती होगी, है ना। तो क्या वो सारी की सारी पावर जो है वो कोल या थर्मल से यूज करेंगे? नो। गवर्नमेंट कहती है कि आप उसका कुछ 5%, 10%, 20%, डिपेंड करते हैं आप कौन से स्टेट के अंदर हो, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है आप रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू यूज करोगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। और ये लाइसेंस कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट जो रेगुलेटर अथॉरिटीज कमीशन होते हैं वो इसको लाइसेंस देते हैं। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। अब सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए जो है सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया, जिसे शॉर्ट में जो है ISA भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर कंट्री इन दिस। COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, 2015 में, वहां पे हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। अलायंस का मतलब होता है इट्स अ ग्रुप ऑफ सम कंट्रीज, अलायंस ना ग्रुप, तो इट्स अ ग्रुप ऑफ 121 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 121 कंट्रीज। और ये मोस्टली कंट्री वो हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, मोस्टली कंट्रीज ऐसी हैं। फ्रांस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये मोस्टली कंट्रीज वो हैं जो देखिए एस का मतलब 121 का मतलब ये नहीं कि सभी की सभी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। नो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाई बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इट्स अलायंस ऑफ 121 कंट्रीज। नवंबर 2015 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। ठीक है, COP21। गेटिंग दिस पॉइंट। अब इसका जो हेडवाटर कहाँ पे सेटअप होने वाला है? गुड़गांव में। तो इस अलायंस का जो है सेटअप जो है वो गुड़गांव में होने वाला है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक नया टर्म दिया है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नए नए टर्म देने के लिए वैसे ही जाने जाते हैं, तो इन्होंने एक टर्म दिया है सूर्यपुत्र। मतलब जितने भी ये कंट्रीज हैं जो सोलर अलायंस का पार्ट है, उनको नाम दिया गया है सूर्यपुत्र। इनको कंबाइन करके हम लोग जो है सनशाइन कंट्रीज भी बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सन जो है यहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA, ठीक है, इरेना। ठीक है, ये क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के पर्सपेक्टिव में जो है कोऑपरेशन का काम करती है, एनर्जी को प्रमोट करने का काम करती है, नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने का काम करती है, ताकि उसको हम लोग सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकें, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकें। ठीक है, अपनी तरह की वर्ल्ड में ये पहली है। कहाँ कब एस्टेब्लिश की गई थी? 2009 में एस्टेब्लिश की गई थी, और 2010 में जो है ये एनफोर्स हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? है वो है माजदार सिटी, जो आबू धाबी के अंदर होता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा पॉइंट है ये, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से छोटा सा पार्ट है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है ऑब्जर्वर का काम भी करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंदर एज ए ऑब्जर्वर इसको बुलाया जाता है। तो सोलर एनर्जी के हम लोग बात करते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो हम लोग विंड से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड विंड एनर्जी। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, ये ब्लेड्स होते हैं, और जब इधर से हवा चलती है तो ये घूमते हैं, है ना। जब ये घूमते हैं तो इनके नीचे क्या होता है? यहाँ पे जो है टरबाइन होता है, टरबाइन। वो टरबाइन भी घूमेगा, जब वो टरबाइन घूमता है तो वो जनरेटर को घुमाता है, यहाँ पे जनरेटर होता है, जनरेटर घूमेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सिंपल, बहुत पुराने टाइम से जो है हम लोग विंड पावर का यूज़ करते हैं, हम लोग विंड पावर का यूज़ करते हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर से पानी निकालने के लिए यूज़ करते थे। अभी करंटली हम लोग जो इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो बड़े बड़े विंड फार्म्स होते हैं, विंड फार्म्स जो होते हैं, ठीक है, तो ये टरबाइन वगैरह को घुमाने का काम करते हैं। अगर विंड फार्म की बात करूँ तो दो तरह के विंड फार्म होते हैं, एक होता है ऑनशोर विंड फार्म और दूसरा होता है ऑफशोर। एक होता है ऑनशोर, एक होता है ऑफशोर। ठीक है, जैसे ये आपकी कोई लैंड है, ठीक है, जैसे ये लैंड है और यहाँ पे जो है ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी है। तो विंड क्या है, या तो वो वाटर से जो है लैंड की तरफ चलेगी, या फिर जो है लैंड से वो वाटर की तरफ चलते हैं, जिसे आप सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी कह सकते हैं जनरली। ठीक है, तो जो हमारी वाटर से लैंड की तरफ चलती हैं इसको बोलते हैं ऑन शोर विंड, और जो लैंड से जो है ओशंस की तरफ चलती है इसको बोलते हैं ऑफ शोर विंड। ऑफ शोर का मतलब होता है अवे फ्रॉम द लैंड, ऑन शोर का मतलब होता है टुवर्ड्स या क्लोज टू द लैंड। ठीक है, ऑन शोर। तो दो फार्म हो सकते हैं, जो फार्म आपकी लैंड के ऊपर होते हैं, जैसे यहाँ पे कोई जो है विंड प्लांट लगा रखा है मैंने, तो ये होगा ऑन शोर, और जो वाटर के अंदर लगाया हुआ है, वाटर के अंदर ये होता है ऑफ शोर। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, जो वाटर के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड ऑफ शोर, जो लैंड के ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड ऑन शोर। अब ऑन शोर जो है उसको लगाना ईजी है, इट इज लेस एक्सपेंसिव, लेकिन जो ऑफ शोर होता है उसको लगाना काफी महंगा पड़ता है, दिस इज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, और ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, वो लैंड वाले की होती है। यहाँ पे विंड जो है ज़्यादा फास्ट तरीके से चलती हैं एज़ कम्पेयर टू योर ओशंस, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, कि एक तो ये जो रियल एस्टेट होता है, जो वहाँ पे लैंड होती है, ठीक है, एक बार आपने सोलर पावर प्लांट लगा दिया तो हम उसको काफ़ी कम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, रियल एस्टेट को इम्पेक्ट करता है ना, वहाँ की जो लैंड की जो प्राइस होता है, लैंड का जो यूज़ होता है उसको लिमिटेड कर देता है। लेकिन अगर पानी के अंदर लगाते हैं तो लैंड पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना, लैंड का प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहाँ पे स्कूल लगा सकते हो, बिल्डिंग, स्टेडियम, जो मर्जी आपका यूज़ कर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। लेकिन ऑन शोर इज़ लेस एक्सपेंसिव, ऑफ शोर इज़ मोर एक्सपेंसिव। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको जो, क्योंकि इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। विंड स्पीड, ज़्यादा विंड स्पीड होगी तो ये ब्लेड जो है ज़्यादा फास्ट घूमते हैं, ज़्यादा फास्ट घूमेंगे तो टरबाइन ज़्यादा तेज़ चलेगा, जनरेटर ज़्यादा तेज़ चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ब्लेड का रेडियस, ठीक है, अगर बड़े ब्लेड होंगे तो वो ज़्यादा टरबाइन को घुमा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टरबाइन को, स्ट्रॉन्ग जनरेटर को भी घुमा सकते हैं। अगर छोटे ब्लेड होंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट जो है प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एयर की डेंसिटी, जब एयर बहुत ज़्यादा डेंस होगी, है ना, तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी ब्लेड्स के ऊपर, वो ज़्यादा स्पीड के साथ रोटेट करेंगे, वो जनरेटर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो थिन एयर होती है, जो रेयर एयर होती है, जैसे हाई माउंटेनियस रीजन्स पे एयर जो है वो थिन होती है, तो थिन एयर जो है वो ब्लेड्स के ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगी। जब वो फोर्स नहीं लगा पाएगी ज़्यादा, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो जहाँ पे थिक एयर होती है, यानी कि क्लोज टू द सरफेस, क्लोज टू द सरफेस, यहाँ पे जो है डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन किसी, अगर आप हाई माउंटेन के ऊपर जाके विंड अगर आप लगाओगे, टरबाइन लगाओगे या विंड फार्म लगाओगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एयर जो है वो थिन होती है। ठीक है, सो दैट्स अ पॉइंट। इंडिया में अगर मैं बात करूँ, टॉप विंड फार्म्स की बात करूँ, तो आप यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब तमिलनाडु के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जो है इनको थोड़ा सा देख सकते हो फॉर योर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको समय समझाने का कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इसकी लोकेशन दिया हुआ है और ये कितना मेगावाट का पावर प्लांट है, यहाँ पे विंड फार्म जो है वो उसको दिया हुआ है। ठीक है, तो छोटी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ यू कैन ईजिली सी दैट एंड रीड दैट। तो विंड एनर्जी ऑफ शोर ऑन शोर ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, ऑफ शोर ऑन शोर। ठीक है, कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं है। तमिलनाडु जो है इंडिया को अभी लीड कर रहा है, उसके बाद जो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड राजस्थान। इंडिया के अंदर विंड एनर्जी का पोटेंशियल कितना है भैया, काफ़ी ज़्यादा विंड पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। इंडिया की कोस्ट लाइन जो है 7500 किलोमीटर का इंडिया में कोस्ट लाइन है। तो क्योंकि वहाँ से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, 24/7 चलती रहती है, हर टाइम चलती रहती है। तो डेफिनेटली उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं विंड पोटेंशियल के लिए। तो इंडिया में विंड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। कौन कौन से स्टेट्स में ज़्यादा है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्रा। और आप ध्यान से देखो तो ये सब के सब जो है कोस्टल स्टेट्स हैं, है ना, ये सब के सब कोस्टल स्टेट्स है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलता है। ठीक है, और इसको हम लोगों, इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए पूरी तरह से हम लोगों ने क्या बनाया, 2015 में हम लोगों ने नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी भी बनाई। ठीक है, ताकि इंडिया में जो कोस्टल एरियाज हैं, जो इंडिया का जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कहाँ तक होता है 200 नॉटिकल माइल तक,
वहाँ तक होता है 200 नॉटिकल माइल तक। इंडिया का जो कोस्ट होता है अप टू 200 नॉटिकल माइल तक आपका इंडिया का जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, विंड फार्म वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स। नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी 1988 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ऑटोनोमस R&D इंस्टीट्यूट है, नई नई रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पशंस, एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पशंस यानी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई हार्डवेयर अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी जो है हम लोगों ने छूट दिया हुआ है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015, आप इसके कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ सकते हो, इजीली आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट जो है फैक्चुअल है। तो ये विंड फार्म जो है आपका शैलो वाटर भी हो सकते हैं, आपका डीप वाटर भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करते हैं कि कहाँ पे विंड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। थोड़ा सा तो आई सिर्फ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसमें से कोई समझाने का नहीं है, आप थोड़ा पॉइंट्स को देख लेना। ठीक है, प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। विंड के बाद जो है नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा हाइड्रो पावर। हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, एक रिवर के ऊपर एक डैम बनाते हैं, उस डैम के पीछे जो है रेजर्वोयर होता है, उस डैम के पीछे जो है रेजर्वोयर होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, पंप को खोल देते हैं। उसको खोलने के बाद जो है वो टरबाइन के ऊपर आता है, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना। तो ये हमारा कोई रिवर था और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डैम बना दिया। डैम, ये देखिए डैम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इस पानी को हम लोगों ने बैरियर लगा दिया, रोक दिया है। तो इस डैम में से हम लोग है पानी को खोलते हैं। तो जब इसको गेट को हम लोग खोलते हैं तो काफ़ी स्पीड के साथ आता है, काफ़ी स्पीड के साथ आता है। और यहाँ पे होता है हमारा टरबाइन, तो इस टरबाइन को घुमाता है। तो ये जब टरबाइन रोटेट करेगा तो इसके साथ जुड़ा होता है हमारा जनरेटर, तो ये जनरेटर को घुमाएगा। और जब जनरेटर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को जो है हम लोग ग्रिड के थ्रू आपके घरों वगैरह में, फैक्ट्रीज वगैरह में इजीली दे सकते हैं। ठीक है, सो देखिए मैकेनिज्म तो बहुत सिंपल है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ये मैकेनिज्म होता है, डैम बनाते हैं, वाटर को जो है वो गेट खोल देते हैं, वो स्पीड के साथ नीचे आता है, टरबाइन को रोटेट करता है, जनरेटर को रोटेट करता है और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। सो दैट इज द थिंग। तो हाइड्रोलिक पावर कैन बी कैप्चर्ड सॉरी, हाइड्रोलिक पावर कैन बी कैप्चर्ड व्हेन वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स। देखिए डाउनवर्ड जाएगा तभी जाएगा, अपवर्ड तो नहीं जा सकता है ना। वाटर वैसे भी अपवर्ड नहीं जाता, उसके लिए आपको उसको पावर देनी पड़ेगी। अगर आप उसको अपवर्ड फ्लो करवाना है तो पावर, उसके लिए भी पावर चाहिए होगी, है ना। तो डाउनवर्ड हम लोग जनरली इसको लेके जाते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है, नेचुरल फ्लो होता है। ठीक है, तो जो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी जो है जनरेटर को घुमाती है, वो जनरेटर को जो है उसको बाद में इलेक्ट्रिकल पावर में कर सकते हैं। तो दिस इज द चीपेस्ट वन एंड द क्लीनेस्ट वन। चीपेस्ट एंड द क्लीनेस्ट वन, इसमें किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता, फ्री ऑफ पोल्यूशन होता है। लेकिन इसका कई नुकसान भी हैं। अगर आपने किसी रिवर के ऊपर जो है बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ वो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर सकता है, तो लोकल अर्थक्वेक वगैरह वो वहाँ पे जनरेट कर सकता है। ठीक है, अगर बाई चांस कोई, अगर आपने जैसे हिमालय वाले रीजन में अगर हाइड्रो पावर प्लांट लगाया हुआ है, और क्योंकि हम आपका हिमालय जो है वो टेक्टोनिक एक्टिव रीजन में आता है ना काफ़ी सीज्मिक एक्टिविटी होती है वहाँ पे, क्योंकि इंडियन प्लेट जो है वो तिब्बतन प्लेट के नीचे सबसाइड कर रही है ना। उस इस तरह से वो थ्रस्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो काफ़ी टेक्टोनिकली जो है डिस्टर्ब एरिया है आपका हिमालय वाला रीजन। अगर वहाँ पे आप अगर हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हो, सपोज करो वहाँ पे कोई ज़्यादा तगड़ा अगर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आ जाता है तो वो इसको डैमेज कर सकता है, इसको लीकेज कर सकता है, डैमेज कर सकता है, इसको तोड़ भी सकता है। तो जब ये लीकेज डैमेज हो गया, टूट गया, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है वाटर जो है वो रिलीज होता है, आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे फ्लडिंग वगैरह आ सकती है। सो इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो। तो बड़े ना लगा के हम लोग छोटे लगाएं तो ज़्यादा बेटर है ना, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इम्पाउंडेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशंस, इम्पाउंडेंट, डाइवर्जन एंड पंप्ड। इम्पाउंडेंट तो देखो वही होता है जो सिंपली आपको बताया है, ये होता है इम्पाउंडेंट, क्योंकि हम लोग इसको वाटर को यहाँ पे पीछे जो है इसको रिजर्वोयर में स्टोर करते हैं, तो ये इम्पाउंडेंट है, ईजी है, इसको बनाना ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग डैम का यूज़ करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। डाइवर्जन में हम लोग इस तरह का डैम बना के स्टोर नहीं करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पीछे से मेजर रिवर आ रही होती है, मेजर रिवर कोई आ रही होती है, तो उसमें से एक छोटा सा जो है हम लोग ब्रांच इस तरह से पाइप वगैरह के थ्रू उसको जो है अलग कर देते हैं, डाइवर्जन कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, मेन ब्रांच ये आ रही है इधर,
मेन ब्रांच को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन बीच में ही यहाँ पे हम लोग इसको डाइवर्ट कर देते हैं एक छोटा सा पार्ट। अब उसके थ्रू फिर जो है हम लोग उसको टरबाइन के ऊपर डालते हैं, टरबाइन जनरेटर को घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। सो इसमें जब हम लोग डाइवर्जन क्रिएट करते हैं तो इसको बोलते हैं डाइवर्जन हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो पिक्चर में बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया हुआ है, डाइवर्जन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, डाइवर्जन कर दिया हम लोगों ने। इसको रन ऑफ द वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, रन ऑफ द वाटर भी बोल सकते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। 1960 में तो इंडिया को जो है 3 रिवर्स दी गई थी, पाकिस्तान को जो है 3 रिवर्स दी गई थी। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो पाकिस्तान को दी गई थी, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो इंडिया को दी गई थी। सतलुज, ब्यास और रावी इंडिया को दिया गया था। झेलम, चेनाब और इंडस वो पाकिस्तान को दी गई थी। अगर और ये दोनों जो है इंटर स्टेट रिवर्स हैं, यानी कि कुछ रिवर जो है इंडिया में से पास होकर फिर वो पाकिस्तान में एंटर करती हैं। तो क्या जो रिवर इंडिया में से पास होती है, क्या इंडिया उसको पूरी तरह से यूज़ कर सकता है उस वाटर को? और जो पाकिस्तान में से पास होती हैं, क्या पाकिस्तान उसको पूरी तरह से यूज़ कर सकता है? यस, वो उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाटर के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर सपोज इंडिया को झेलम के ऊपर कोई हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है तो उसको जो है इंडिया इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। दिस इज द टेक्नोलॉजी जो इंडिया उसमें यूज करेगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग वाटर के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ना ही उसके लेवल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ एक डाइवर्जन क्रिएट किया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, बाद में उस पानी को यहां छोड़ दिया। सो वी आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ डैम, वी आर नॉट स्टोरिंग एनी वाटर, सो वी आर नॉट डिस्टर्बिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर। तो रन ऑफ रिवर जो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अलाउड हैं उस ट्रीटी के अंदर में। डैम बना के वाटर को स्टोर करना, रिवर के वाटर को कम कर देना, वो अलाउड नहीं है उस ट्रीटी के अंदर, राइट। सो दैट इज योर सेकंड काइंड ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन। एक होता है हमारा पंप हाइड्रो पावर स्टेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 डैम बनाते हैं, एक छोटा वाला बनाते हैं, एक बड़े वाला बनाते हैं। एक छोटा बनाते हैं, एक बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर हम लोग पानी स्टोर करते हैं, दोनों के अंदर हम लोग पानी स्टोर करते हैं। तो एक के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सपोज इसके वाले के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बड़े वाले के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, बिग वन, ये स्मॉल वन है। तो जब मार्केट में जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होती है तो सिर्फ एक को हम लोग यूज़ करते हैं जब कम होती है, क्योंकि ये फुलफिल कर सकता है डिमांड को इजीली। लेकिन जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो फुलफिल नहीं कर सकता डिमांड को, तो ये स्मॉल जो डैम होता है इसके वाटर को भी हम लोग बड़े वाले में डाइवर्ट कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। तो इसको बोलते हैं पंप स्टोरेज, इसको बोलते हैं पंप स्टोरेज, राइट। सो 3 तरह के हैं। इंडिया में कुछ मेजर हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे उसके ऑपरेटर्स का नाम दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है, कौन से स्टेट के अंदर है। ठीक है, और कुछ उसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दी हुई है। सो इट्स अ वेरी गुड लिस्ट। ठीक है, कम से कम आप और नहीं कुछ तो कम से कम उसका नाम और उसकी लोकेशन तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लोकेशन और नाम पता होना चाहिए और वो कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो कुछ लोकेशन यहाँ पे भी दी हुई हैं इसमें मैप में, आप देख सकते हो इजीली। ठीक है, उसका नाम उस कौन से स्टेट में है और वो कौन सी रिवर के ऊपर है। ठीक है, उस कौन सी रिवर के ऊपर है। तो ये 2-3 चीज़ें भी अगर आपको पता है तो आपके काफ़ी अच्छे से तैयारी हो सकती है। देखिए हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी लिस्ट दी हुई है बना के, तो आप इस लिस्ट को ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, देख सकते हो। जैसे तीस्ता डैम है, सिक्किम में सिचुएटेड है। ठीक है, कौन सी रिवर के ऊपर है, रिवर तीस्ता के ऊपर है। तो ये 2-3 छोटी छोटी डिटेल आपको याद करनी है। ठीक है, काफ़ी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बिहार पे जो हम लोगों ने मेहनत किया हुआ यहाँ पे। जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी इज द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है। जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, और थर्मल का थर्मल मतलब थर्मल या थर्मोस का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो अर्थ के अंदर जो हीट होती है उसको जब हम लोग पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज योर जियो थर्मल एनर्जी। जैसे लावा फाउंटेन, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं, हॉट गीजर्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जियोथर्मल एनर्जी के। अब इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्पेशली आपका जो टेम्परेट कंट्रीज होती हैं, जैसे आइसलैंड वगैरह होता है। ठीक है, नॉर्वे, आइसलैंड, वहाँ पे लोग इसका काफ़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे नेचुरल सनलाइट तो है नहीं।
तो जहाँ से उनको हीट मिलती है, जियोथर्मल इंटरनल जो अर्थ है, वहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने पोन्ट्स वगैरह को गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो वो लोग उसका यूज़ करते हैं। आइसलैंड में तो बहुत बड़े लेवल पे इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि आइसलैंड जो है वो आपका मिड ओशियानिक रिज के ऊपर सिचुएटेड है, तो काफ़ी हीट वहाँ पे जनरेट होती है, ठीक है। इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। अभी इंडिया में छत्तीसगढ़ में एक प्लांट लगाने का हम लोग एक आइडिया आया था 2013 में, तो इस पे ऊपर अभी काम चल रहा है। अब ये पूरी तरह से ऑपरेशन में भी नहीं आया है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स इंडिया में जो है फ्यूचर में एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ करने की बात चल रही है, ठीक है। जैसे थर्मैक्स, इट्स अ कंपनी, ठीक है। थर्मैक्स जो है ये कंपनी है जिसने जो है क्या किया है, आइसलैंड की एक फर्म, इस फर्म के साथ जो है रैक्रिवी फर्म के साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया है, एंड दे आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ सेटअप अ न्यू प्लांट, ठीक है, जियोथर्मल प्लांट। कहाँ पे? पुंगा वैली, लद्दाख के अंदर जो है वो लोग बनाने का सोच रहे हैं। इसके अलावा कुछ और लोकेशंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे इस तरह के प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ पे दी है। पुंगा वैली, सोनार, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कैम्बे, ये वो कुछ लोकेशंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं। लेट्स सी के फ्यूचर में कितना मटेरियलाइज हो पाता है, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी का थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे आपका ऑलरेडी दिया हुआ है।